नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस 2021 नए साल की। यह नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, आपको सरकारी नौकरी दिलाए, यही मेरी मनोकामना है। साथियों, चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। और आपको पता है कि विज्ञान मॉडल पेपर की अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें ये अपना दूसरा पेपर है और ये भी आरबीएससी बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित प्रश्न है। इसमें कुल 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक के। तो बिना समय गवाए चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है एक शैवाल से, दो जीवाणु से, तीन कवक से और चार रासायनिक साधनों से। तो साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है, जो एक प्रतिजैविक है या औषधि के तौर पे भी काम में लेते हैं, ये जो है वो किससे बनता है? आपका पेनिसिलियम नामक कवक से। पेनिसिलियम नामक कवक से बनता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही रहेगा। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है? एक राइबोसोम, दो तारककाय, तीन माइटोकॉन्ड्रिया और चार लाइसोसोम। तो देखिए साथियों, सब लोग जानते हैं कि दोहरी झिल्ली से जो घिरा कोशिकांग है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। और इससे पिछली बार प्रश्न आया था 2018 में कि क्रिस्टी किस में पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे नोट्स में साथियों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। लिए तीसरा प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है कौन करता है? एक परिधीय तंत्र करता है, दो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है, तीन परिवहन स्रोत करता है या चार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। तो साथियों, अनैच्छिक क्रियाओं पर जो है वो नियंत्रण कौन करता है? आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। चौथा आपका प्रश्न है कि रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है वृक्कीय संवहन, लसिका संवहन, यकृतीय संवहन या निवाहिका संवहन। तो देखिए साथियों, जो लसिका संवहन है वो आपका कोशिकाओं में आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि कुष्ठ रोग का रोगजनक है एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, दो प्लाज्मोडियम, तीन लेक्टोस्पाइरा जीवाणु या चार कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा साथियों? कुष्ठ रोग के लिए जो रोगजनक है वो आपका रहेगा साथियों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। तो साथियों, यहाँ पे देखिए आप बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और भी जो आपका एक यूनिट और है साइंस का, जिसमें आपके दैनिक जीवन में विज्ञान है, वो टॉपिक है, आपका सौर मंडल वाला टॉपिक है। तो इनसे भी जो है आपके 5 प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से पेपर बनाए गए और 10% टीचिंग मेथड के लिए गए हैं। तो बहुत ही बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है। साथियों, अगर आपको पेपर पसंद आए, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। रोजाना सुबह 9 बजे आपको ये टेस्ट मिलेगा। 3 दिन अपने ये टेस्ट चलेंगे साइंस के। उसके बाद जो है आपका संस्कृत का भी टेस्ट होगा, आपका हिंदी का भी टेस्ट होगा। 2 दिन हिंदी के, 1 दिन सप्ताह में संस्कृत का और 3 दिन साइंस का 9 बजे टेस्ट आपका हमेशा रहेगा। चलिए, छठा आपका प्रश्न है कि किस ऊष्मा से ताप नहीं बदलता? एक गुप्त ऊष्मा, दो विशिष्ट ऊष्मा, तीन ऊष्माधारिता और चार इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, जिस ऊष्मा से ताप नहीं बदलता वो बतानी है। तो यहाँ पे उत्तर होगा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा से जो है आपका, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा नहीं होगी आपकी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जो है इससे आपका ताप नहीं बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है एक वस्तु के मध्य दूरी पर, दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल पर, तीन वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर या चार गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर। तो साथियों, गुरुत्वीय जो बल होता है वो हमेशा दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी गुरुत्वीय बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूरी और गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाएगा और जैसे वस्तुएं पास पास आती जाएंगी गुरुत्वाकर्षण का बल का मान जो वो अधिक होता जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सटीक उत्तर इसका रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि यदि लेंस की क्षमता 1 डायपटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। साथियों, लेंस का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं अपवर्तन वाला है, फिर भी मैंने प्रश्न ले लिया क्योंकि अपने मन में झिझक रहती है, क्या पता यहाँ से प्रश्न आ जाए, तो उठा लिया मैंने प्रश्न आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है 2 मीटर, दूसरा ऑप्शन 0.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन 1 मीटर और
चौथा ऑप्शन अनंत मीटर। देखिए साथियों, लेंस की जो क्षमता होती है उसका सूत्र क्या होता है? लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P यानी कि लेंस की क्षमता बराबर 1/f। f यहाँ पे क्या आपकी फोकस दूरी है। अब यहाँ पे लेंस की जो क्षमता दे रखी है P बराबर वो 1 दे रखी है, ठीक है। एक डायमीटर दे रखा है, 1 दे रखी है, 1 बराबर क्या 1/f, ठीक है। अब f का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? f बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगी? 1 मीटर उसकी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। मेरे हिसाब से आराम से ये प्रश्न समझ आपको आ गया होगा और बिल्कुल सही भी आपका हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपका प्रश्न है कि पानी में रखी, अनुष्का नहीं है, पानी में रखी डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है अपने को? 1 परावर्तन के कारण, 2 अपवर्तन के कारण, 3 विवर्तन के कारण और 4 व्यतिकरण के कारण। तो पानी में रखी हुई या डूबी हुई जो छड़ है वो साथियों अपने को मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, ठीक है। और सिक्का जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सारी की सारी चीजें अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। 10वां प्रश्न है, दाब के लिए सत्य कथन है। ऑप्शन 1, बल जितना अधिक होगा दाब भी उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन 2, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। ऑप्शन नंबर 3, दाब का मान दबाई जाने वाली वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि पावर पी यानी कि पावर सॉरी प्रेशर, P यानी कि प्रेशर यानी कि दाब होता है, तो P इक्वल्स टू होता है F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वही दाब कहलाता है। तो देखिए साथियों, बल अगर बढ़ेगा तो प्रेशर यानी कि दाब भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल अगर कम होगा या क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे अपन तो दाब कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें प्रेशर और फोर्स की तो वो तो व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे की, और जो दाब और क्षेत्रफल है वो क्या है? आपका व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि आपका दाब और फोर्स जो है वो अनुक्रमानुपाती है। यानी कि दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यानी कि बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे सटीक उत्तर आपका रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए 11वां प्रश्न है कि सिरका विलियन है। सिरका जो है वो किसका विलियन है? 1, एल्कोहल में 50% से 60% एसिटिक अम्ल। दूसरा, एल्कोहल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल। तीसरा है जल में 50 से 60% एसिटिक अम्ल। या चौथा ऑप्शन है जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल। तो साथियों, जो सिरका है वो क्या होगा आपका, किसका विलियन है? वो जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल जो है वो आपका सिरका यानी कि सिरका का विलियन जो है वो कहलाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है साथियों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। 12वां आपका प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? एक है CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको ये CaSO4 इस प्रकार से पढ़ना है 2H2O, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि टाइपिंग में इस प्रकार से अपन नहीं लिख सकते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसको इस प्रकार से समझिएगा। तो कौन सा जो रासायनिक सूत्र है जिप्सम का? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसमें जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है साथियों वो पहला ही है। और आपका लास्ट वाला जो है ये किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का है, ठीक है। और इसमें जब अपन जल मिलाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम जो है उसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर 1 जो है वो CaSO4 इंटू 2H2O होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? गोल्डफ्रे द्वारा। और ऑप्शन नंबर 2 है प्रोफेसर इयान डोनाल्ड द्वारा। तीसरा ऑप्शन चेस्टर कार्लसन द्वारा। चौथा ऑप्शन है रेमंड शैमुअल के द्वारा। तो साथियों देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी का जो उपयोग सर्वप्रथम वो किया गया था प्रोफेसर इयान डोनाल्ड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। और 1950 में इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता? शुक्र, पृथ्वी, बुध और बृहस्पति। तो साथियों देखिए, शुक्र ग्रह पर तो पाया जाता है बिल्कुल, पृथ्वी पर भी पाया जाता है, बृहस्पति पर भी पाया जाता है, लेकिन जो बुध ग्रह है उस पर किसी भी प्रकार का आपका वातावरण जो वायुमंडल है वो नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। आपका 15वां प्रश्न है, वे तारे
जिनमें एक निश्चित सूक्ष्म समय अंतराल के बाद प्रकाश व रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं कहलाते हैं। पल्सर तारे, क्वासर, नवतारा या कोरियन। तो साथियों यहाँ पे कोरियन जो वो तो एक तारामंडल है, एक तारा नहीं है, यहाँ पे एक तारे का नाम बताना है अपने को। तो साथियों जो पल्सर तारे होते हैं वो क्या करते हैं कि एक निश्चित सूक्ष्म समय अंतराल, बिल्कुल थोड़े से समय अंतराल के बाद प्रकाश और रेडियो तरंगें उनसे निकलती रहती हैं, रुक जाती हैं फिर निकलती रहती हैं, इस प्रकार से चलता रहता है, उनको बोलते हैं अपन पल्सर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, राजस्थान बोर्ड की किताब से प्रश्न लिया गया है। चलिए 16वां अपना प्रश्न है कि मानसूनी हवाओं, शीतलहर आदि घटनाएं ऊष्मा के किस गुण पर आधारित होती हैं? चालन, संवहन, विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं ये संवहन पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका रहेगा। चलिए 17वां अपना प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करो। इधर अम्ल दे रखे हैं, इधर प्राप्ति के स्रोत। सिट्रिक अम्ल, टमाटर। टार्ट्रिक अम्ल आप लोगों को कूट पता होगा। देखिए अपन जानते हैं कि जो सिट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है साथियों, आप बताइए। सिट्रिक अम्ल जो है वो आपका पाया जाता है नींबू में। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है साथियों? नींबू में। वहीं अगर बात करें अपन टार्ट्रिक अम्ल की, तो जो टार्ट्रिक अम्ल है साथियों वो आपका किस में पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। और लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से देखिए अपने लैक्टिक एसिड को कनेक्ट कर सकते हैं, दूध और दही से बिल्कुल पाया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है साथियों? आपके टमाटर में पाया जाता है। टमाटर जो है उसमें क्या पाया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 4 वाला ऐसे मिलेगा। और एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है साथियों सिरका में, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में। इस प्रकार से जो कूट सही निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए 18वां आपका प्रश्न है कि अवसादित मिश्रण में जल उड़ेलने की क्रिया है। अवसादित मिश्रण से जल उड़ेलने की क्रिया है। 1 अवसादन, 2 निस्तारण, 3 चालन और 4 वाष्पन। तो साथियों इस क्रिया को अपन बोलते हैं निस्तारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। अवसादित मिश्रण से जल उड़ेलने की जो क्रिया है उसको निस्तारण बोला जाता है। देखिए 19वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसका उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या सारे? ऑप्शन सही, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों जो ड्यूटेरियम होता है उसका उपयोग अपन करते हैं किसमें? परमाणु जो भट्टियां होती है उसमें मंदक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो ड्यूटेरियम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 19वां अपना प्रश्न हो गया ये। चलिए 20वां अपना प्रश्न देखते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आपका 21वां प्रश्न है और ये अब विज्ञान के बाल जो एक प्रकार से विज्ञान के पेडागोजी सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 21 है कि बालक को तत्परता द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। 1 परंपरागत शिक्षण में, 2 अभिकर्मित अधिगम में, 3 सूक्ष्म शिक्षण में या 4 उपरोक्त तीनों में। तो साथियों तत्परता द्वारा सीखने का अवसर किसमें मिलता है? अभिकर्मित अनुदेशन में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। 22वां प्रश्न, मूल्यांकन के उपकरण क्या हैं? एक तो परीक्षण, दूसरा स्वयं आलेख, तीसरा निरीक्षणात्मक व प्रक्षेपी या उपयुक्त सभी। तो साथियों उपकरण क्या है मूल्यांकन के? तो परीक्षण भी उपकरण है, स्वयं आलेख भी उपकरण है, उसको भी देख करके अपन मूल्यांकन कर सकते हैं, निरीक्षण करके भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल जो है सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए 23वां प्रश्न है कि किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण लेते हैं और विश्लेषण करते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि या प्रश्नोत्तर विधि? तो साथियों इसका सही उत्तर रहेगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में खुद ही तो परीक्षण करते हैं, खुद ही उसका निरीक्षण करते हैं, उपकरण भी स्वयं ही व्यवस्थित करते हैं, परीक्षण भी लेते हैं और विश्लेषण भी करते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार माना जाता है? ठीक है, नवाचार मतलब नई चीज का एक प्रकार से विज्ञान शिक्षण में, विज्ञान की पढ़ाई में नई चीज़ों को लाना नवाचार होता है। एक चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब यहाँ किसी पार्टी से नहीं है साथियों, कांग्रेस का मतलब है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, मतलब एक प्रकार से सभा, ठीक है। और दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी फेयर, तीसरा है चिल्ड्रन साइंस सेमिनार
और उपयुक्त सभी। तो साथियों सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नवाचार हैं साइंस के क्षेत्र में, तो विज्ञान शिक्षण में ये उपयोगी साबित भी हो सकती है। तो सारी की सारी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। 25वां प्रश्न है कि छात्रों में निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय है। ठीक है, ऑप्शन 1 है शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा जाए। दूसरा, शिक्षण विधियों में परिमार्जन किया जाए, यानी परिवर्तन कर सकते हैं अपन, नई नई शिक्षण विधियों को ईजाद कर सकते हैं। दूसरा, छात्रों में ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बनाया जाए। तो साथियों जो बच्चों की निम्न उपलब्धियां हैं उनको सुधारने का तरीका क्या है, तो तीनों के तीनों तरीके बिल्कुल बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो तीनों के तीनों तरीके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। चलिए 26 का प्रश्न देखिए कि वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रीय तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल है, यह बात है पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से असत्य, आंशिक रूप से सत्य या कहा नहीं जा सकता। तो जो वैज्ञानिक विधि है उसमें अध्यापक केंद्रित और बाल केंद्रित उपागम दोनों के दोनों शामिल हैं, ये बात बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। 27वां प्रश्न है पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 1 हैरी ए ओवरस्ट्रीट को, 2 हर्बर्ट स्पेंसर को, 3 बीएस ब्लूम को या 4 रिचर्ड सचमैन को। तो देखिए साथियों हैरी ए ओवरस्ट्रीट जो है उनको श्रेय जाता है पैनल परिचर्चा को प्रारंभ करने का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। 28वां प्रश्न देख लेते हैं कि सामान्य ज्ञान का संगठित व सुव्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, कला, विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान। तो सामान्य ज्ञान का संगठित और सुव्यवस्थित अध्ययन जो है वो विज्ञान कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। 29वां प्रश्न है कि व्याख्यान विधि का पद नहीं है। 1 अध्यापक द्वारा योजना बनाना, 2 मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा योजना, 3 छात्र द्वारा योजना बनाना, 4 छात्र द्वारा संग्रहण करना। तो यहाँ पे साथियों कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ होगा व्याख्यान विधि का जो पद नहीं है वो है छात्र द्वारा योजना बनाना। इसमें छात्र को किसी प्रकार की योजना नहीं बनानी होती है, उसको सिर्फ सुनना होता है व्याख्यान को और समझना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। चलिए 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है वो बताना है। देखिए, 1 है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना। दूसरा, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। तो ये बात भी सही है और पहली बात भी सही है। तीसरी बात देखिए कि विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। और चौथा ऑप्शन है ईमानदारी, सत्यनिष्ठता व सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो पहली दोनों बातें तो बिल्कुल सही है विज्ञान शिक्षण के लिए जो वांछित उद्देश्य हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन देखिए विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके, याद करने का मतलब रटना हो गया, और विज्ञान का कार्य रटवाना नहीं है, समझाना है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही रहेगा साथियों वो कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। यहाँ पे ये वांछित उद्देश्य नहीं है, बच्चे को रटवाना उद्देश्य नहीं है, विज्ञान का समझाना है। तो साथियों इस प्रकार से अपने जो है 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं इस पेपर के, और 30 में से आपके कितने सही हुए ईमानदारी से आप लोग बताइएगा। अगर 30 में से आपके साथियों 26 प्लस नंबर आए हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपके परीक्षा में भी बहुत अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक से पेपर बनता है। साथियों यही स्तर रहेगा, ज़्यादा हार्ड स्तर नहीं आता है, आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से, एनसीईआरटी की पुस्तकों से अगर पेपर बनेगा, और जाहिर सी बात है यहीं से बनेगा, पिछली बार भी यहीं से बना था, इस बार भी बनेगा, तो आपको जो है कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन बुक्स को पढ़िए, प्लस आपके पास जो गाइड है उसको जरूर पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पुस्तकों को जरूर से जरूर आपको पढ़ना, और मेरे नोट्स को भी जरूर से जरूर आपको पढ़ना है, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है साथियों, उम्मीद है आज का टेस्ट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब कलर का जो लाल कलर का बटन है उसको साथियों प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद जो घंटी का निशान है उसको दबाइएगा, और दबाने के बाद नोटिफिकेशन जो आए उसको ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं टेस्ट अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो टेस्ट कर सके। देखिए आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 7 बजे आपको हमेशा साइकोलॉजी का टेस्ट मिलता है। वहीं अगर बात करूं 9 बजे की, तो आपका सोमवार को आपको टेस्ट मिलेगा संस्कृत का 9 बजे, और मंगलवार और बुधवार को मिलेगा आपको हिंदी का, और अगर बात करें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की तो आपको विज्ञान का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, आज शुक्रवार है इसलिए आपको विज्ञान का टेस्ट मिल गया। ठीक है साथियों,
एक बार फिर से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की, और ये नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप इस वर्ष में जॉब लगो, यही मेरी मनोकामना है। अगर आपने हमारा सुबह का साइकोलॉजी का वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, वो टेस्ट ज़रूर करें आप। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, अधिगम से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कल भी मैं लेकर के आऊँगा, और कल आपके विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर भी आपके लिए आएगा। तो मिलेंगे साथियों कल एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।